Hello everyone, I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of mathematics. आज की क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक्स चैप्टर। इस सीरीज में हम मैट्रिक्स को पूरा कवर करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के बुक्स का सारा चैप्टर, इंट्रोडक्शन पार्ट, एग्जाम्पलर्स और फिर अंत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दो चैप्टर्स से सीबीएसई में भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है ये, तो इसके बारे में हम सारी चीजें यूं कह ले कि बिल्कुल खोल खोल करके क्रिस्टल क्लियर रूप में समझेंगे। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं ये टर्म नया है, मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो कह सकते हैं कि मैट्रिक्स हकीकत में मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशन अरेंज इन रो एंड कॉलम। जब भी हम लोग एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एरे मतलब क्या होता है, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। सो वेन एवर वी आर मेकिंग द अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स, अगर हम लोग किसी चीज को अरेंज कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। सबसे पहली बात तो आ रही कि रेक्टेंगुलर है, मतलब रेक्टेंगुलर है का मतलब हम इसे रखने वाले हैं किस तरीके से, एक रेक्टेंगल के अंदर में। अब यहां पे हम ये जो चीजों को रखेंगे, जैसे सपोज करो हॉरिजेंटली कुछ लाइन बना के रख दिया, फिर दूसरा हॉरिजेंटल लाइन बना लिया, फिर तीसरा हॉरिजेंटल लाइन बना लिया। तो इस तरीके से जो चीजें अरेंज की जा रही है, ये क्या है, ये अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किस चीज का अरेंजमेंट है, तो यहां पे इस बॉक्स में नंबर भी हो सकता है, इस बॉक्स में सिंबल्स भी हो सकते हैं, इस बॉक्स में एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो याद रखना है कि मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशन, राइट। अरेंज इन रो एंड कॉलम, चूंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो कैसे अरेंज किया गया है, रो और कॉलम में। जरूरी नहीं है कि, ध्यान से देखो। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई रो और कॉलम क्या बोल रहे हो, क्या है रो और कॉलम। बिल्कुल वही जो आप समझ रहे हो। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल, रो का मतलब हॉरिजॉन्टल और कॉलम का मतलब वर्टिकल। तो ध्यान रखोगे कि रो का मतलब है कि एलिमेंट्स जिसे आप हॉरिजॉन्टल मैनर में अरेंज कर रहे हो। तो इस पूरे को, इसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। ये भी क्या है, ये पूरा क्या है, एक रो है। सबका नंबरिंग अलग अलग कर देंगे। जैसे इस वाले की बात करें तो रो नंबर 1, इस वाले की बात करें तो रो नंबर 2, इस वाले की बात करें तो रो नंबर 3। तो ध्यान रखोगे, हॉरिजेंटली अगर हम देख रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। और उसी तरीके से अगर इनको हम वर्टिकली देखें, ऐसे देखें तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉलम कहेंगे। कौन सा कॉलम हुआ ये, चूंकि पहला वाला है तो कॉलम 1 होगा। तो कह रहे हैं कि कॉलम एलिमेंट्स अरेंज इन वर्टिकल मैनर, जब खड़े पिलर के रूप में वर्टिकली अरेंज किया जा रहा है तो क्या करें, उसको हम लोग कॉलम कह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉलम नंबर 1 ये वाला, कॉलम नंबर 2 ये वाला, कॉलम नंबर 3। तो फिर से रो का मतलब हॉरिजेंटल और कॉलम का मतलब वर्टिकल। इज इट क्लियर। जब कभी भी किसी भी नंबर्स को या फिर सिंबल्स को या फिर एक्सप्रेशन को हम लोग वर्टिकल और हॉरिजेंटल मैनर में अरेंज करते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, तो उसका नाम क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, राइट। तो मैट्रिक्स क्या होता है ये समझ में आया। अब दूसरी बात, यहां पे जैसे मैंने दिखाया कि यहां पे 3 रो बनाया है हमने। रो कितने बनाए हमने, 3 बनाए। और कॉलम भी कितने बनाए, 3 बनाए। तो प्रश्न ये है कि क्या मैट्रिक्स में जितने रो बनेंगे उतने ही कॉलम, जवाब होगा नहीं। आप रो और कॉलम को वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसी को समझना है, उसको क्या हम लोग कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो भाई अगर एक अरेंजमेंट हम बना रहे हैं, इसे मिटा दे रहा हूं मैं, एक अरेंजमेंट हम बना रहे हैं और उसमें सपोज करो कि रो की संख्या केवल 2 रखा हमने। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज करो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखा 2 3 1 3 4 7। क्या ये मैट्रिक्स कहलाएगा, ऑफ कोर्स कहलाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हमने इसको रखा हुआ है
और यहाँ पे हमने कितने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए हैं? 2, लेकिन वर्टिकल लाइन कितने बनाए हैं? 3। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सेम होना, संख्या सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब यही बात है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो याद रखोगे, ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा बनेगा, पहले हम रो नंबर बताते हैं और फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन दे करके हम लोग कॉलम नंबर बताते हैं। इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आपसे पूछूं कि ये जो मैट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूं ये किस ऑर्डर का है, तो क्वाइट नेचुरल कितने रो बन रहे बेटा? रो 1, रो 2। रो कितने बन गए? 2, तो हम कहेंगे रो कितने हैं? 2। और कॉलम कितने बन रहे हैं? C1, C2, C3। कॉलम कितने बन रहे हैं? 3। तो ये ऑर्डर क्या हो गया? 2:3, 2 into 3 का ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स समझ में आया? तो याद रखोगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को जनरली हम m इंटू एन के फॉर्म में शो करते हैं। पहला वाला हमेशा याद रखना, पहला वाला किसके लिए होगा? रो नंबर, कितने रो हैं, और दूसरा वाला कॉलम नंबर, कॉलम नंबर। ठीक है, अच्छा, एक मैट्रिक्स को सिंबॉलिकली हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं? तो याद रखना, हम लोग जनरली मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से हम लोग डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल अल्फाबेट से, यानी उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और उसके एलिमेंट्स को कैसे साइन डिनोट करते हैं? तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एक सिंबल दे देंगे ए, स्मॉल ए, और उसमें स्मॉल ए जो लिखा है उसमें उसका लोकेशन डिफाइन करने के लिए हम लोग देते हैं आई और जे। ये जो आई जो है यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है किस रो में है, रो नंबर बता रहा है, और जे बता रहा है कॉलम नंबर। तो अगर हम आपसे यहां से पूछे कि बताओ बेटा ये 7 जो है हमारे पास, 7 जो है, इसका लोकेशन क्या है हमारे इस मैट्रिक्स में, तो जवाब क्या होगा? देख लो, पहले हमें क्या बताना है? रो नंबर। तो रो नंबर कौन सा हुआ? रो नंबर किस में है? ये 7, 2 में। तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट का नाम हम क्या दे सकते हैं? कह सकते हैं A2। लेकिन A2 में तो सारे आ गए, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 7 भी आ गया, हमें तो केवल 7 चाहिए, तो हमें कॉलम भी बताना पड़ेगा। तो कॉलम कौन सा है? C1 बोला नहीं, C2 बोला नहीं, C3, हाँ सर C3। तो क्या लिख देंगे? A23। तो A23 जैसे ही कहेंगे हम क्या बात करेंगे? ये 7 की बात करेंगे। तो याद रखना है कि हर एक एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर, हर एक एलिमेंट को जो हम डिफाइन करेंगे वो कैसे डिफाइन करेंगे? उसके पोजीशन से। पोजीशन कैसे डिफाइन किया जाता है? स्मॉल ए लिख देंगे और उसके आगे आई और जे। आई और जे की वैल्यू क्या है? आई जो है हमारा रो का नंबर है और जे हमारा कॉलम का नंबर है। फिर से एक आपसे पूछ रहा हूं, बताइएगा, जिससे मैं पूछूं कि बताओ बेटा A32 ये कौन सा कंपोनेंट होगा? बोला देखो A3, तो A3 तो है ही नहीं, इसमें 3 रो है ही नहीं। तो कहोगे सर ये जो हमारा ऑर्डर है हमारे मैट्रिक्स का वो 2:3 का है, इसलिए यहां पे 3 रो नहीं बन रहे हैं। चलो दूसरा पूछ लेता हूं। मान लो मैं पूछूं कि A12 क्या होगा? तो ये 12 क्या होगा बेटा? रो 1 यानी ये वाला, और उसमें कॉलम 2 वाला ये वाला, यानी कंपोनेंट कौन हो गया? 3। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर बात समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग अपने मैट्रिक्स के अंदर कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना समझ में आ गया। चलिए, अब ऑर्डर भी समझ में आ गया है। चलिए, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे को आप एक मैट्रिक्स बना के दिखाइए, मेरे को एक मैट्रिक्स बना के, पहले मैं इसे इरेज कर ले रहा हूं। चलिए, इसे इरेज कर ले रहा हूं। मेरे को एक मैट्रिक्स बना के दिखाइए जिसका ऑर्डर अगर सपोज करो 3:2 हो, तो 3:2 का मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाइए, एक मैट्रिक्स बताइए मेरे को, एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर क्या हो? AIJ लिख दिया, ऑर्डर क्या हो? 3:2। कोई भी एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर 3:2 हो, यही लिखा है हमने। रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, कैपिटल ए से हम लोग इंडिकेट करते हैं मैट्रिक्स को, और रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर स्मॉल लेटर अल्फाबेट दे देते हैं और लोकेशन बताते हैं। तो अभी जरा देखो, 3:2 का कह रहे, इसका मतलब हमें कितने रो बनाने होंगे? 3 रो। तो 3 रो बनाने होंगे।
अब ये पहला रो बना रहे हैं, तो पहला वाला रो का A11, A12, A13, रो कितना बनाना है? 3 बनाना है, सॉरी, रो कितना बनाना है? 3 बनाना है। तो A11, A22, दूसरा 21, A22, 31, A32। जरा देखो इस मैट्रिक्स को, क्या बना? कितने रो? रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 2। तो कितने का बन गया? 3:2 का हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। ठीक है, कमा समझ में आया ये बात आपको? तो अगर पूछूं कि भाई अगर मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें लिखा हुआ है 3, 5, 2, 1, 3, 7, अगर मैं पूछूं कि बताओ 2 का लोकेशन क्या है, तो क्या जवाब दोगे? 2 का लोकेशन A31, 7 का लोकेशन A32। यानी रो बताना है, पहले देखना है कि किस रो में है और फिर देखना है किस कॉलम में। जहां रो और कॉलम मैच कर जाए वही हमारा उस एलिमेंट का लोकेशन होगा। राइट, अब आखिरी बात, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया ना? ओके, तो ऑर्डर मैट्रिक्स क्या क्या हो सकता है? सबसे छोटा मैट्रिक्स क्या बन सकता है, जरा बताओ, सबसे छोटा मैट्रिक्स क्या बन सकता है? सबसे छोटा मैट्रिक्स जल्दी से बताओ, सबसे छोटा मैट्रिक्स क्या बन सकता है? ऑर्डर क्या हो सकता है हमारा? सबसे छोटा वाला मैट्रिक्स हो सकता है सिंपल ऐसा लिखा हुआ है, या सिंपल ऐसा लिखा हुआ, कुछ भी, सिर्फ एक एलिमेंट। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 1 into 1, 1 into 1। क्यों? रो भी 1 और कॉलम भी 1। सबसे छोटा मैट्रिक्स ऐसा जिसका रो भी और कॉलम भी 1 हो रहा है, यानी ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहां क्या हो रहा है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ 1 into 1। समझ में आया? जरा देखो दूसरे को लिख रहे हैं 2, 3, 3, 2, 1, 4। इसका ऑर्डर क्या हुआ बेटा? 2 रो और 2 कॉलम, 2 into 2। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 into 2। ठीक है, चला देखो इसको 1, 2, क्या कहोगे इसके? इसको क्या कहोगे? बोला सर रो तो 2 बन रहा है, कॉलम 1, 2 into 1, रो 2 बना, कॉलम 1। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? बोला सर 3, 2, 5, क्या कहोगे? बोला सर कॉलम, रो तो एक ही बन रहा है, रो एक है, कॉलम कितने हैं? 3, यानी 1 into 3 का मैट्रिक्स बन रहा है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया है तो जरा एक पॉइंट और देखो, कहा जरा कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स कितना होगा। हमारे मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की संख्या कैसे पता करेंगे? तो बड़ा आसान है, हमें अगर ऑर्डर पता हो, सपोज करो कि हमारा जो मैट्रिक्स है m into n ऑर्डर का है, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो संख्या होगी m into n ही तो होगी मैट्रिक्स के अंदर। जैसे इसमें देखो ऑर्डर क्या था? 1 into 1, तो एलिमेंट्स की संख्या रो गुना कॉलम, यानी 1 गुना 1 कितना हुआ? 1 हुआ। चलो हम देखते हैं इसमें एलिमेंट्स की संख्या 2 into 2 कितना हो गया? 4। देखो 1, 2, 3, 4। यहां पे देखो, यहां पे 1 into 3, 3 हो रहे हैं, एलिमेंट्स की संख्या 3। यहां पे देखो रो इंटू 2, कॉलम 2 into 1 कितना हो रहा है? 2, कॉलम एलिमेंट्स की संख्या 2। तो ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स हकीकत में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रो नंबर एंड कॉलम नंबर। इज इट क्लियर? चलिए, इतनी बातें समझ में अगर आ गई तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, क्योंकि मैट्रिक्स के ऊपर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का ज्ञान होना जरूरी है। चलिए, तो एक एक करके हम लोग सारे मैट्रिक्स के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कहा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? भाई कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या? कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या केवल एक हो। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली एंड ओनली वन कॉलम। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। एक कॉलम वाला मैट्रिक्स, एक कॉलम वाला मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे जरा देखना, 3, 2, 1, क्या है ये?
कितने कॉलम है इसमें? बोला सर रो तो इसमें 1 2 3 है, कॉलम कितने हैं? सिर्फ एक है, यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3:1। तो ध्यान ये रखना है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम की संख्या 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। यानी कॉलम मैट्रिक्स का अगर कोई पूछे कि ऑर्डर क्या होता है बेटा, तो क्या जवाब दोगे? ऑर्डर ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स हर हाल में m×1 ऑर्डर होगा। यानी रो की संख्या तो कुछ भी हो सकती है, रो की संख्या तो कुछ भी हो सकती है। दूसरा एग्जांपल देख लो, ये क्या है सर? ये भी इसका ऑर्डर क्या है? रो की संख्या 2 लेकिन कॉलम कितने हैं? 1। कॉलम एक है तो डेफिनेटली वो क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। बोला सर तीसरा एग्जांपल मान लो केवल ये ले लेते हैं। बोला ये क्या है? बोला 1:1, 1:1 का मैट्रिक्स है, ये भी क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? चलिए, अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात जब भी की जाएगी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक हो, रो कुछ भी हो, रो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चलेगा, लेकिन कॉलम की संख्या 1 होनी चाहिए। दूसरा अगला टाइप क्या कह रहा है? रो मैट्रिक्स। बोला बिल्कुल वैसे ही, यहां पे कहा कॉलम की संख्या 1, तो यहां पे क्या कहेंगे? नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। रो की संख्या अगर 1 है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग? रो मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा इसका बेटा? जरा जल्दी से बता दो, जल्दी से ऑर्डर बता दो। हमेशा ऑर्डर में रो पहले लिखते हैं, ऑर्डर में हमेशा रो पहले लिखते हैं, यानी m के जगह पे हमेशा 1 होगा और n कुछ भी हो सकता है। यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो 1:n ऑर्डर का हो वो डेफिनेटली क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। बात समझ में आई? रो मैट्रिक्स क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, मान लो पहला मैट्रिक्स लिखा 5। क्या है ये 5? कॉलम मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स? बोला सर यहां पे तो 1:1 है, रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, यानी सिंगल एलिमेंट का जो मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है ना? क्योंकि अगर रो की संख्या 1 तो रो मैट्रिक्स, कॉलम की संख्या 1 तो कॉलम मैट्रिक्स। बोला इसमें तो सर रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तब क्या कहलाएगा? जो कुछ दोनों चीज कह सकते हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो 5 3 2, क्या कहोगे इसे? बोला सर रो तो एक ही है, एक रो है और कॉलम कितने हैं? 3 है। बोला और एग्जांपल ले लो 5 3, ये सर रो 1 है, कॉलम 2 है, यानी कॉलम की संख्या कितनी भी ले लो, वर्टिकल लाइन जितना लेना है ले लो, रो की संख्या एक ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? कम टू द नेक्स्ट। तीसरा बहुत आसान है, मतलब एक बार केवल ध्यान से चीजों को सीख समझ लो, एकदम परमानेंट हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ही है सर ऐसा जिसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड सेम हो, यही होता है ना स्क्वायर, लंबाई और चौड़ाई सेम। तो भैया यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? बोला ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, यानी m इज इक्वल टू n हो जाए। m इज इक्वल टू n, ऑर्डर हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m इंटू n से। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसमें m और n बराबर हो, m इज इक्वल टू n हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे भाई जरा देख लो, मैं कहूं 2, बोला सर 1 गुना 1, रो और कॉलम की संख्या सेम, यानी एक एलिमेंट वाला मैट्रिक्स जो है ना वो कॉलम मैट्रिक्स भी कहला सकता है, रो मैट्रिक्स भी कहला सकता है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहला सकता है। बोला सर दूसरा एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल 2 1 3 1, क्या है ये? बोला सर इसका ऑर्डर रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। बोला तीसरा एग्जांपल 3 1 2 4 1 4 2 1 7, क्या है ये? बोला सर रो की संख्या 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी ऑर्डर कितना है इसका? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 into 3 है।
रो और कॉलम्स की संख्या सेम, क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये तीनों क्लियर है। अगर ये तीनों क्लियर है तब चलते हैं अगला चौथे पे। चौथा बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम है इसका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स भाई आपको समझना होगा कि डायगोनल होता क्या है। जब तक डायगोनल समझ नहीं आएगा आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या समझना है? डायगोनल। समझते हैं जरा डायगोनल के बारे में। जरा ध्यान से देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं। ध्यान से देखना, पहला वाला एलिमेंट A11, दूसरा वाला A12, तीसरा वाला A13, दूसरे वाले लाइन में A21, A22, A23, तीसरा वाला A31, A32, A33। 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है। बोला नहीं सर मेरे को तो 4x4 का बनाने का मन है। बोला बना लो भाई, क्या दिक्कत है। चलो मैं 4x4 का बनाता हूं। A14, A24, A34। बोला सर स्क्वायर बनाना है तो रो और कॉलम सेम करना पड़ेगा। A41, A42, A43, A44। जरा ध्यान से देखो, ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है? 4x4। ध्यान ये रखना है कि डायगोनल की बात कर रहे हैं, डायगोनल की बात। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट A11, A22, A33, A44, A55, A66, A77, A88, ANN हो, this element is called, ये वाला एलिमेंट डायगोनल। बोला सर एक डायगोनल ये भी तो बन रहा है। बोला नहीं, याद रखना इसको हम लोग डायगोनल नहीं कहते। ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, ये याद रखना है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में A11, A22, A33, A44 चलते जाओ, अंत में क्या हो जाएगा? ANN। अगर आखिरी एलिमेंट ANN। इस एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझो। डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, पहली बात कि डायगोनल एलिमेंट किसका होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। डायगोनल मैट्रिक्स किसका होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। बोला नहीं सर दूसरे का नहीं होगा। देखो तो जरा, मान लो हमारे पास मैट्रिक्स है 3 2 4 5, सॉरी मैंने कॉमा के लगा दिया, 3 2 4 5, 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। बोला हाँ, इसका डायगोनल बताओ। सर डायगोनल ये है ही नहीं सर, नहीं हो सकता। तो याद रखोगे डायगोनल होगा हर हाल में किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, डायगोनल किसका होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो भाई कहा, क्या कहा कि आपके स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट A11, A22, A33, A44, A55 ये क्या कहलाते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। राइट, याद रखना। यानी आप कह सकते हो AIJ जो हमारा है, जहां पे वेयर I इज इक्वल टू J है, इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट समझ में आ गया बेटा, पक्का वाला। अगर डायगोनल एलिमेंट समझ में नहीं आया है तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? डायगोनल एलिमेंट समझ में आ गया। पहला कंडीशन, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हर हाल में मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का हर वो एलिमेंट जिसका रो नंबर कॉलम नंबर सेम है, यानी A11, A22, A33, A44, ये सब के सब क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट समझ में आ गया है, तब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं।
ओके, तो चलिए जरा इसे मिटा लेते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। तो भाई डायगोनल एलिमेंट अगर समझ में आ गया है तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। मतलब ये कि A11, A22, A33, A44 को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब जीरो हो गए, सब के सब जीरो हो गए। सारे जहां मैंने गोल बना दिया सब के सब क्या हो गए, जीरो हो गए, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। इफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। भाई डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दिया तो बाकी को क्या कहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो हमने कहा कि हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। याद रहेगा। एग्जाम्पल ले लो एक फटाफट जल्दी से, एक एग्जाम्पल ले लो। 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 3। जरा देखो क्या हो रहा है ये। A11, A22, A33 ये डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट तो हमारा है कुछ भी, लेकिन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, सब के सब जीरो हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। याद रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इज इट क्लियर। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। अगला है स्केलर मैट्रिक्स। अगला है स्केलर मैट्रिक्स। भाई ध्यान रखना, हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात सीक्वेंस में चल रहा है। पहले हमने कॉलम मैट्रिक्स की बात की, रो की बात की, स्क्वायर की बात की, डायगोनल की बात की। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है डायगोनल के लिए। यानी कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट A11, A22, A33, A44, A55, ANN क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। इसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, होने वाले हैं, जीरो होने वाले हैं। चलिए अब बात करने जा रहे हैं स्केलर की। क्या है भैया स्केलर। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है ना, हकीकत में एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। कि एक और कंडीशन ले आया, कहा डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। बोला ओके, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए का मतलब क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। और दूसरा कंडीशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यानी स्केलर मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन। क्या कह रहा है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग इक्वल डायगोनल एलिमेंट्स। यानी यहां पे जो देखो, यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, कुछ भी लिया, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें सबकी वैल्यू, एक एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया है अच्छी तरीके से, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया। क्या कहा डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, कहा डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके A11, A22, A33 को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो, राइट। होना कैसा चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्केलर में बोला सर स्केलर मैट्रिक्स कह रहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स है का मतलब क्या है, बोला सर ये वाला और ये वाला, इसको छोड़ करके बाकी सब के सब जीरो हैं। कौन वाला, ये कौन सा है, बोला सर ये A11 है, तो ये 12 है, ये 13 है, ये
2 1 है, ये 2 2 है, ये 2 3 है, ये 3 1 है, ये 3 2 है, ये 3 3 है। तो भाई A11 A22 A33 को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? जीरो हो गए। नाम दिया डायगोनल मैट्रिक्स। और अब कह रहे हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो सेम होना चाहिए। अगर इसमें 5 है तो यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, तब ये क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। बोला सर यहां पे 6 है तो, बोला सब में 6, यहां पे 10 है तो सब में 10। तो डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं। और ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? बात समझ में आई? कम टू द नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोला ये क्या बोला है? मिटाऊं इसे, बाकी चीजों को मिटाऊं? चलिए बाकी चीजों को मिटा रहा हूं। बोला सर अगला सब सीक्वेंस में है, जरा ध्यान से समझना। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसका डायगोनल होगा, यानी डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब स्केलर होने के लिए उसे डायगोनल होना जरूरी है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स ही रहना चाहिए, बाकी की बात नहीं की जा रही है। बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो गया तो उसको क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद क्या बात कर रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है? बोला ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो, यानी इक्वल तो हो ही गए, इक्वल हुए तो स्केलर मैट्रिक्स है, और वो इक्वलिटी क्या है? 1 है, तो क्या बन जाएगा वो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी यहां पे ये जो है हमारा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 डायगोनल प्लेस पहले छोड़ देते हैं। 0 0 0 0 0 0, इसी तीनों प्लेस पे भरना है। तो भाई ये 3 प्लेस में अगर हम लोग डिफरेंट चीज भर दें, बाकी तो जीरो ही है, ये 3 प्लेस में डिफरेंट चीज भर दें तो डायगोनल मैट्रिक्स, इक्वल चीज भर दें तो स्केलर मैट्रिक्स, और इक्वल में अगर यहां पे 1 भर दें, यहां पे भी 1 भर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आई? व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स 1 हो। स्केलर का मतलब इक्वल हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो गया, और वो इक्वलिटी 1 के बराबर हो गया, तो क्या बन जाएगा? वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बन जाएगा वो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई से डिनोट करेंगे इसे हम लोग। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आया या अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं आया तो पूछना है। ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, डायगोनल एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो बन गया वो डायगोनल मैट्रिक्स। सेम हो गया डायगोनल एलिमेंट, बन गया वो स्केलर मैट्रिक्स, और 1 हो गया सारे डायगोनल एलिमेंट्स, तो बन गया वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगला जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अच्छा ध्यान रखना बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो बात कर रहे हैं ना, ये वाला जिसमें 1 वैल्यू है सबकी, नॉन डायगोनल, इससे कई लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो नोट कर लेना, यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, केवल इतना याद रख लेना, ठीक है? चलिए जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। बोला ये क्या बोला है? बोला सर अभी तक तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हुआ, अभी तक तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हुआ था। अगर सारे ही एलिमेंट जीरो हो जाएं तो, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, if a matrix having all its element zero is called zero matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे उसको क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, जो एनसीईआरटी में 3.1 है वो पूरा इसी पे बेस्ड है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स? बोला दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे?
व्हेन विल वी से दैट आवर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी? तो पहला कंडीशन याद रखना बेटा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हर हाल में सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों मैट्रिक्स किसी भी हाल में इक्वल नहीं होंगे। टू बी इक्वल, डेफिनेटली द फर्स्ट कंडीशन इज दैट देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। 5:5 का मैट्रिक्स है तो किसी दूसरे 5:5 के बराबर तभी होगा जब दूसरा वाला भी 5:5 का हो। इज इट क्लियर? दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। मतलब दो कंडीशन, पहला ऑर्डर सेम और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23। ऑर्डर क्या हुआ बेटा इसका? 2x3 का ऑर्डर है, 2 रो और 3 कॉलम। तो हर हाल में एक दूसरा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है B11, B12, B13, B21, B22, B23, ये भी 2:3 का होगा तभी इक्वलिटी की बात करेंगे, वरना इक्वलिटी की बात करने को कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर मान लो यहां पे ऑर्डर ऐसा रहता, सपोज करो कि रहता B31, B32, B33, ऐसा मैट्रिक्स रहता, तो किसी भी हाल में इक्वलिटी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द इक्वलिटी। टू बी इक्वल, फर्स्ट कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई दैट द मैट्रिक्स मस्ट हैव द सेम ऑर्डर, राइट? अगर 2:3 का है तो दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए? 2:3 ऑर्डर का होना चाहिए, राइट? अब दूसरा कंडीशन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, यानी A11 B11 के बराबर होना चाहिए, A21 B21 के बराबर होना चाहिए, A12 B12 के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यानी Aij इज इक्वल टू Bij। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम का मतलब समझ में आया? मैट्रिक्स के जिस प्लेस के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरे मैट्रिक्स के उसी प्लेस वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए हर एक के लिए, तभी दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएगा। क्लियर है? छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे दिया हुआ है कि इफ A इज इक्वल टू 1, 3, 5, 2 एंड B इज इक्वल टू सपोज X21 K, ऐसा बता दिया, और कहा कि इफ A इक्वल टू B देन what will be the value of X and K। सॉरी, थोड़ा सा बदलाव करना होगा। चलिए, अब हो गया। तो देखो ध्यान से, हमने क्या कहा कि दो मैट्रिक्स हमारे पास, एक का एलिमेंट है 1, 5, 3, 2, दूसरे का एलिमेंट है X, 5, 3 के। कह रहा है दोनों इक्वल हैं, A B के बराबर है, तो X और K की वैल्यू क्या होगी? भाई जरा ध्यान से देखो, ये वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट को जरा ध्यान से देखो, इसका पोजीशन क्या है? A11। इसका पोजीशन क्या है? A11। इसका A12, इसका A21, इसका A22। इधर वाले का ये B है, B11, ये B12, ये B21, ये B22। तो भैया A11 B11 के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब 1 बराबर X, तो यहां से क्या होना चाहिए? इक्वल है, तो इसका मतलब हर हाल में X की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से A12 B12 के बराबर सर है, सर ओके, वेरी नाइस। अब देखो जरा A21 B21 के बराबर, बोला है सर 5 है, बड़ी अच्छी की बात है। A22 B22 के बराबर, तो A22 कितना है हमारा? A22 है हमारे पास 2 और B22 क्या है? K। ठीक है,
तो k बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्स क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर सेम और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। अगला अब है हमें अपने मैट्रिक्स के ऊपर तरह तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तरह तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। बड़ा आसान है, बच्चों से भी बच्चों का खेल, लेकिन यहां पे भी कंडीशन है, ये नहीं कि कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड हो सकता है ना। मैट्रिक्स को ऐड होने के लिए यहां पे भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर? बोला फिर से, ऑर्डर मस्ट बी सेम। दो मैट्रिक्स को हम ऐड तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर डिफरेंट हो तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहला कंडीशन ये याद रखना, ठीक है। ओके, दूसरा बोला अब कुछ नहीं, ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, दूसरा मैट्रिक्स है B11, B12, B21, B22, B31, B32, क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? बोला सर इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर सर 3 इंटू 2 है। नहीं कर सकते। दो मैट्रिक्स ऐड तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो। बोला सर मिटा दो नीचे वाला? बोला हाँ मिटा दो। अब ऑर्डर क्या हो गया इसका? बोला सर इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2। ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? a प्लस बी क्या होगा बेटा? बोला कुछ नहीं सर, मैट्रिक्स के अंदर A11 में B11 ऐड करेंगे, A12 में B12 ऐड करेंगे, A21 में B21 ऐड करेंगे और A22 में B22 ऐड करेंगे, और जो ऐड करके आएगा वही हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान से देखो, एडिशन जब हम दो मैट्रिक्स का करेंगे तो जो ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का होगा रिजल्टेंट का भी ऑर्डर वही रहेगा, रिजल्टेंट का भी ऑर्डर वही रहेगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? चलो जरा देख लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए, इसे और समझने की कोशिश करते हैं। इसे मिटा रहा हूं, एक एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास a इज इक्वल टू 135217 है और b इज इक्वल टू 3 - 2 1 432 है, और कह रहा है कि a प्लस बी बताइए। क्या करना है? इसको इससे ऐड कर दो, 3 and 1 4, इसको इससे ऐड करो तो 3 - 2 1, इसको इससे ऐड करो 5 and 1 6, 2 and 4 6, 1 and 3 4, 7 and 2 9, दैट्स ऑल। कुछ नहीं करना है, मतलब एकदम बच्चों से भी बच्चों का काम। सिर्फ देखना है ऑर्डर सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करो, दैट विल बी द रिजल्ट। क्लियर है? चलिए जरा कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं एडिशन का। मैट्रिक्स के एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। पहला बात कह रहा है कि भाई ये कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब a प्लस बी को, अगर मैट्रिक्स a को b में ऐड कर रहे हो तो b को a में ऐड करोगे सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी हम चाहे 1 में 3 ऐड करें या 3 में 1 ऐड करें, बात तो एक ही है ना। दूसरा एसोसिएटिव होता है ये। एसोसिएटिव का मतलब अगर a प्लस बी दो मैट्रिक्स को ऐड कर लिया और उसमें एक तीसरा मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड कर लिया तो भाई ऑर्डर क्या होगा? तीनों का सेम होगा ना, तभी तो a प्लस बी को जो ऐड करके आएगा उसका भी ऑर्डर सेम रहेगा। तो a प्लस बी को ऐड करके फिर उसमें c को ऐड करोगे, या फिर b और c को ऐड कर लो और उसमें a को ऐड कर लो, सेम चीज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि हमारा मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कैसा होता है? एसोसिएटिव होता है। तीसरा, अब एक खास बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एडिटिव आइडेंटिटी। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी बताओ। तो एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है कि भाई अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स में
आप कुछ ऐसा ऐड करो कि उसको कोई फर्क ना पड़े। सर जब कुछ ऐड करेंगे तो फर्क तो पड़ेगा। बोला याद करो अपने न्यूमेरिकल वैल्यू में, जैसे आपके पास x होता था, हम कहते थे कि x में 0 ऐड करो तो क्या रहेगा, x ही रहेगा ना। बोला वो तो सर हमारा अलजबरा था, ये तो मैट्रिक्स है। तो ध्यान से जरा सोचो, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज करो 3 2 5 1 2 1, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं एक मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0, तब क्या होगा भैया, फर्क पड़ेगा क्या। 3 + 0 ऑर्डर सेम हो गया, इसका भी 3 2 × 3 फिर 2 × 3 ऑर्डर सेम है, ऐड हो सकता है। बोला हाँ, ऐड होकर क्या मिलेगा सर 3 2 5 1 2 1, क्योंकि 0 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता क्या है, जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ध्यान रखना एडिटिव इनवर्स क्या होता है, याद रखना जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स आप के ऊपर प्रश्न परफॉर्म कर रहे हो, उसी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्लियर। अब अगली बात, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है भैया, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये एडिटिव इनवर्स किसके लिए लागू होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। -a का मतलब क्या है, -a का मतलब है कि उसके एलिमेंट में क्या कर दिया हमने, उसके एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लीकेशन बताऊंगा, सब समझ में आएगा। तो भाई a में अगर -a ऐड करोगे तो क्या आ जाना चाहिए, 0, या यू कहो कि -a में a को ऐड करने से क्या आना चाहिए, 0। यानी एक मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करो जिससे रिजल्टेंट क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी ऐड करने पे 0 आए वो मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स, और ऐड करने पे कोई फर्क न पड़े वो एडिटिव आइडेंटिटी। ये दोनों टर्म याद रखना, एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करने पे कोई फर्क ना पड़े, और एडिटिव इनवर्स ऐड करने पे, इनवर्स उल्टा, ऐड करने पे 0 हो जाए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, ऑर्डर सेम रहना चाहिए। अगले पे अगला है डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स। भैया अगर एडिशन आ गया है तो सब्सट्रैक्शन यानी डिफरेंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सेम यहां पे भी वही दो कंडीशन। पहला कंडीशन, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर हर हाल में क्या होना चाहिए, सेम। अब क्या करना डिफरेंस निकालने के लिए, सब्ट्रैक्ट corresponding element of second from first मैट्रिक्स। बस जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, हमारे पास मान लो मैट्रिक्स ए है 2 3 1 4 0 1, और मैट्रिक्स बी है 3 1 0 2 1 1, और पूछ रहा है कि बताओ a माइनस बी क्या होगा, डिफरेंस पूछ रहा है। क्या करना है, पहले ऑर्डर चेक करना है। ये क्या हुआ, 2:3 का है, बोला ये भी 2:3 का है, ऑर्डर सेम, बोला कर सकते हैं। क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना है, किसमें से कौन, पहले वाले में से दूसरे को। तो 2 - 3 कितना हो गया बेटा, -1, 3 - 1 3 - 1 2, 1 - 0 1, 4 - 2 2, 0 - 1 -1, 1 - 1 0, दैट्स ऑल। क्लियर है, बात समझ में आई है आपको। चलिए अगर ये समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, एक मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी नंबर से मल्टीप्लाई करने की बात की जा रही है। एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने की बात की जा रही है। कैसे करोगे भाई, बड़ा आसान है। करना क्या है, कुछ नहीं सर, अगर एक मैट्रिक्स को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है तो करना जानते हो क्या है, उसके सारे एलिमेंट्स को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे उस एलिमेंट से। जरा देखो, सपोज करो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, और कह रहे हैं कि भाई इस मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दो।
k इज ए स्केलर, मतलब रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है, रियल नंबर है। तो भाई अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास है तो k इंटू ए करोगे तब जानते हो क्या होगा, हर एक एलिमेंट, जैसे इसके अंदर एलिमेंट है ए आई जे, इसका हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाई k। बात समझ में आ रही है? क्या होगा, हर एक एलिमेंट को हम क्या से करेंगे, k से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी k से मल्टीप्लाई करने की बात की जा रही है तो k a बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये a बराबर है, a इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है हमारा, तो k से मल्टीप्लाई करने पे k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा k इंटू ए आई जे। हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेने के लिए यहां स्पेस बना लें, इसे मिटा दूं। डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स समझ में आ गया है। चलिए अगर डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स समझ में आ गया है तो इसे हम लोग यहां पे कर लेते हैं। देखो भैया, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 1 1 2 1 और कह रहा है कि मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू है मल्टीप्लाई ए बाई 3। ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कह रहा है कि 3a बताओ, 3a। तो 3a क्या हो जाएगा, 3 इंटू पूरा मैट्रिक्स 3 2 1 1 2 1। क्या कहा कि मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसके हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। यानी 3 इंटू 3 3 into 3 3 into 3 9 3 into 2 6 3 into 1 3 3 into 1 3 3 into 2 6 3 into 1 3। दिस विल बी द रिजल्ट। बात समझ में आई? तो स्केलर से मल्टीप्लाई करना समझ में आ गया। चलिए अब स्केलर से मल्टीप्लाई करना समझ में आ गया है तो अब जरा उसकी प्रॉपर्टी जान लीजिए। कह रहा है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो और फिर उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जानते हो क्या होगा, इंडिविजुअली आप ऐड मल्टीप्लाई कर लो और फिर उन्हें ऐड कर दो। यानी अगर दो मैट्रिक्स हमारा ए और बी, उनके एडिशन को अगर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप ए को के से मल्टीप्लाई करके और फिर बी को के से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तभी भी रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है? इसी तरीके से मान लो कि दो कांस्टेंट है हमारे पास, दो नंबर है 5 प्लस 5 और 3 है, तो उनको ऐड कर रहे हो 5 प्लस 3 और उसको मल्टीप्लाई करो एक मैट्रिक्स से, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप इसे कह सकते हो k1 इंटू ए प्लस k2 इंटू ए। यानी दो नंबर्स को ऐड करके किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि भाई इंडिविजुअली अपने मैट्रिक्स को उस नंबर से ऐड करो, फिर दूसरे वाले को भी उसी मैट्रिक्स से ऐड करो और मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो। क्लियर? ये प्रॉपर्टी याद रखना दोनों, ये स्केलर प्रॉपर्टी याद करना। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? भाई एक मैट्रिक्स है, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज करो कोई भी एक्स वाई जेड, मान लो कुछ भी। अब कह रहे हैं कि उसका नेगेटिव बताओ। मान ले हमारे पास मैट्रिक्स ए है 3 2 1 -3 4 2, कह रहा है माइनस ए बताओ। तो ए एक मैट्रिक्स है, माइनस ए को उसका नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। माइनस ए को हम क्या कहते हैं, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स। लेकिन माइनस ए आएगा कैसे? सर बड़ा आसान है, माइनस ए को हम लिख सकते हैं -1 इंटू ए। और अभी अभी स्केलर मल्टीप्लीकेशन बताया कि सर -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ए मैट्रिक्स क्या है, 3 2 1 -3 4 2, यही है ना, मल्टीप्लाई करो माइनस से। क्या कहा, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, उसके हर एक एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना। यानी -1 को 3 से तो -3, -1 को 2 से -2, -1 को -1 से -1, -1 को -3 से तो ये 3 हो गया, -1 को 4 से -4, -1 को 2 से -2। तो ये जो मैट्रिक्स आया, ये मैट्रिक्स क्या है, माइनस नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज नथिंग बट
अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई -1, मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई -1। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अभी तक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, माइनस से, प्लस से, किसी भी चीज से, लेकिन अब हम लोग एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। खतरनाक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशंस, खतरनाक कंडीशंस। ध्यान ये रखना कि सभी मैट्रिक्स को सभी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि भाई हमारा जो एक पहला वाला मैट्रिक्स है उसका रो दूसरे वाले मैट्रिक्स के, सॉरी, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। पहला कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? रो ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to row of second matrix। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना बेटा, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्या कह रहा हूं? कह रहा हूं कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम, यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का वर्टिकल, पहले वाले का खड़ा, पहले वाले का खड़ा दूसरे वाले के पड़े के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी ऐसे देखो, कॉलम यानी एक पहला मैट्रिक्स है, उसका कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। यह बात याद रखो। कैसे याद करा जाए, जरा इसको देखना। सपोज करो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर है इसका m इंटू n, इसे मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स से, इसका ऑर्डर है n इंटू कुछ भी p। तो ध्यान से देखो, ये पास वाला, ये पास वाला, ये पास वाला, ये पास वाला, ये दोनों इक्वल है, और तब दूर वाला कुछ भी हो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो याद रखना इसका रिजल्ट जो आएगा ना, इसका ऑर्डर यही रहेगा। यानी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है, और दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n इंटू p है, तो पहले मैट्रिक्स को दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? m इंटू p। सर क्या हम इसे ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे b j k है हमारे पास, इसका ऑर्डर n इंटू p, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास a i j, इसका ऑर्डर है m इंटू n। जरा देखो, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो बराबर नहीं है, राइट? तो इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो दिमाग में अच्छे से बैठा लो, क्या बिठाना है? बोला मल्टीप्लिकेशन का पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन बोला मल्टीप्लिकेशन का पहला कंडीशन है पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले के मैट्रिक्स के रो के बराबर। आप याद रखो, CR, आज जमाना करोड़ का है, CR का है। फ्लैट लेने जा रहे हो तो कहते हो कितने CR का है भाई? CR याद रखो, CR याद रखोगे कि मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन ही है CR। CR सेटिस्फाई होगा तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। CR मतलब सर पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, CR है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। याद रहेगा CR? अरे जल्दी बोलो, याद रहेगा ना CR? अरे CR किसको याद नहीं रहेगा सर, पैकेज भी आजकल CR में ही चाहिए। आज आप
कॉलेज सेलेक्ट करते हो, देखते हो कि कहां का पैकेज सीआर में गया है। अगर सीआर में गया हुआ है तो कहते हो सर यही जाना चाहते हैं। तो ध्यान रखो, सीआर पहले का कॉलम दूसरे का रो अगर बराबर है तो उनका मल्टीप्लीकेशन होगा, वरना मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन का यह शर्त दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अगर ये दिमाग में अच्छे से बैठ गया है तो चलते हैं आगे। सीआर याद रहेगा? चलिए, सीआर याद रहेगा तो अब एक एग्जांपल ले लें पहले समझने के लिए, तभी मजा आएगा। अच्छा, दूसरी बात याद रखना, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, सीआर तो याद हो गया कि पहले का रो नंबर दूसरे के, सॉरी, पहले का कॉलम नंबर दूसरे के रो नंबर के बराबर है। एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4 2 3। इसका ऑर्डर क्या हुआ बेटा? ए बराबर, ऑर्डर क्या हुआ? रो कितने हैं? 1 2, कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं मैट्रिक्स बी से। हर हाल में इसके अंदर जो पहले का सी कौन है? यही है सी। दूसरे का किसके बराबर होना चाहिए? आर के बराबर। तभी तो कहा सीआर पहले का सी दूसरे के आर। तो भैया ये कितने ऑर्डर का होना चाहिए? हर हाल में कैसा होना चाहिए? बोला सर ये 3:2 कुछ भी हो सकता है। चलो 3:2 ले लो, ऐसा है 3:3 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन कॉलम हमेशा हर हाल में इसका रो कितना होना चाहिए? 3। तो ले लो एग्जांपल, यहां पे रो 2 था, यहां पे रो कितना होना चाहिए? 3। 3 2 1 1 1 2 2 1 1, यही है, राइट। तो क्या मैं पूछूं कि ए बी पॉसिबल है या नहीं? बोला सर पहले ए का कॉलम सी बी का आर 3 के बराबर है सर, 3 3 बराबर है। बोला हो जाएगा। रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या मिलेगा बेटा? 2:2। रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या मिलेगा? यानी ए बी पॉसिबल है, और ऑर्डर क्या होगा ए बी का? 2:2। करके देखें? चलिए करके देखते हैं। ए इंटू बी बराबर कैसे करना है ये ध्यान से। मल्टीप्लिकेशन के लिए याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन जब भी करते हैं दो मैट्रिक्स का, रो इंटू कॉलम करते हैं, रो इंटू कॉलम। यानी पहले मैट्रिक्स का आपको क्या लेना है? पहले मैट्रिक्स का रो लेना है। पहले मैट्रिक्स का रो ले लिया सर, पूरा रो। अब इस रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देख लो, इसीलिए कहा था कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के हो सकता है। तो देखो ये 3 गुना 3 करना है, कितना हो गया? 3:3 लिख दो पहले, 3:3 प्लस 2:1 प्लस 1:2, यानी इस वाले को इससे, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे। अभी तीनों को ऐड करके एक एलिमेंट मिला है, छोड़ना नहीं है। रो इंटू कॉलम को छोड़ना नहीं है। रो हमने पढ़ा है एक को पहले कॉलम से, अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3:2 3:2 2:1 प्लस 2:1 1:1 प्लस 1:1। सर अभी भी छोड़ना नहीं है, एक और कॉलम है, तो इस रो को इस कॉलम से भी क्या बन जाएगा बेटा? 3:1 प्लस 2:2 प्लस 1:1। तीनों एलिमेंट मिल गए। बोला सर अब लेंगे ये दूसरा वाला, अब दूसरा वाला, और दूसरे वाले को पहले कॉलम से। 4:3 2:1 प्लस 2:1 प्लस 3:2 प्लस 3:2। अब इसे दूसरे कॉलम से 4:2 2 प्लस 2:1 प्लस 3:1। अब इसे तीसरे वाले से 4:1 2:2
2 इंटू 2, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, बन गया पूरा मैट्रिक्स। वैल्यू निकाल लो सर। 3 3 जा 9, 9 एंड 2 11 एंड 2 13। रिजल्ट क्या आ गया? चलो ऊपर लिख लेते हैं इसे मिटा करके। कहां लिखें कहां लिखें कहां लिखें? चलो चलो इसी को जगह बना लेते हैं, छोटा सा जगह चाहिए केवल हमें। a इंटू बी बराबर क्या आने वाला है? 3 3 जा 9, 2 11 एंड 2 13। पहला एलिमेंट 13। दूसरा वाला 3 2 जा 6, 6 एंड 2 8, 8 एंड 1 9। तीसरा वाला 3 4 7 एंड 7 एंड 1 8। दूसरा वाला 4 3 12 2 14, 14 और 3 2 6, 14 और 6 20, 3 2 6, 6 2 8, 4 3 12 20 20, 4 2 8, 2 10, 10 3 13 13, 4 4 8 और 3 11। सो वी हैव गॉट दिस रिजल्ट। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, करोड़, सीआर। मल्टीप्लिकेशन के लिए सीआर जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सीआर जरूरी है। सीआर का मतलब पहले मैट्रिक्स का रो नंबर पहले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर दूसरे मैट्रिक्स के रो नंबर के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलिए अब जरा कुछ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की बात कर लें। तो सबसे पहले बात करें कि भाई एसोसिएटिव नेचर क्या मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तीन मैट्रिक्स लिया ए बी सी, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई किया है तो जो रिजल्ट मिला है उसे आप सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। भाई कंडीशन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऐसा मान के चल रहे, ऐसा हम मान के चल रहे कि ऑर्डर सेटिस्फाई कर रहा है। ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला है उसका कॉलम सी वाले के रो के बराबर है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर यहां से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो याद रखना ए को बी और सी में मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लिया फिर बाद में उसे सी से मल्टीप्लाई किया, या फिर पहले बी को सी से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर उसे ए से मल्टीप्लाई किया, ए को बी और सी से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये ऑर्डर हमारा पॉसिबल होता है। एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है भाई दो मैट्रिक्स हमारे बी और सी को ऐड किया हुआ है, उसे हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ऑर्डर मत बदलना, गलती से मत कर देना कि बी इंटू ए बराबर सी इंटू प्लस सी इंटू ए, ऐसा नहीं। ए का मल्टीप्लीकेशन बी प्लस सी के साथ है तो ए प्लस ए इंटू बी कर दिया फिर ए इंटू सी कर दिया, ऐसा पॉसिबल है। इसी तरीके से अगर ए प्लस बी का सी से मल्टीप्लीकेशन है तो ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, ऐसा कर सकते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है हमारा। अब जरा वहां पे एडिटिव आइडेंटिटी की बात की थी, यहां पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की बात होगी। एडिशन में क्या बात किया था? एडिटिव आइडेंटिटी। बोला वो क्या होता है? बोला ऐसा मैट्रिक्स जिसे अपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर उसे कोई फर्क ना पड़े, उसे हम लोग क्या कहते थे? एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहां पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? बोला कहा कि सर अपने मैट्रिक्स को ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो जिससे उसका वैल्यू ना बदले, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। बोला वो कौन सा मैट्रिक्स होता है सर? वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर अपने मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या फिर अपने यूनिट मैट्रिक्स से अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो या अपने मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उसे आई को क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। याद रखना इसे, आइडेंटिटी। लेकिन ऑर्डर क्या रहना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए, ऑर्डर मस्ट सेटिस्फाई स्क्वायर मैट्रिक्स। जनरली नॉट कम्यूटेटिव। ये क्या मतलब है सर? बोला भाई ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, कुछ केस में हो भी सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ए इंटू बी इंटू ए के बराबर ही हो। राइट? तो ये भी बात याद रखना है। और आखिरी बात कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं जिनके सारे एलिमेंट्स 0 0 0 0 नहीं है,
उनको प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो है ना वो जीरो हो सकता है। याद रखना है ये बात कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स में बी जीरो। यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है हमने, चलिए इसे मिटा रहा हूं, बाकी चीजों को मिटा दूं। चलिए बाकी चीजों को मिटाता हूं, बाकी चीजों को मिटा रहा हूं मैं यहां पे। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या याद रखना है आपको? पहला बात तो याद रखना सीआर यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर, और मल्टीप्लीकेशन करना किसको? रो को कॉलम के साथ, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल के साथ, इतना ही याद रखना है। अब यहां पे देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स लिया है, ए इज इक्वल टू 0 -1 0 -1 0 और 2, और एक मैट्रिक्स लिया है बी 3 0 5 0। भैया जरा देखो इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2, इसका ऑर्डर भी 2 × 2, तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर है, एडिशन हो सकता है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। चलो भैया तो a × b जरा पता करते हैं। क्या कहा? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 0 × 3 0 -1 × 0 0, फिर इसको इस वाले के साथ, पहले वाले के हो गया, अब दूसरे वाले के साथ 0 × 5 0 -1 × 0 0, अब दूसरा रो पकड़ रहे हैं 0 × 3 0 2 × 0 0, फिर दूसरा कॉलम 0 × 5 0 2 × 0 0। बोला सर 0 0 को ऐड किया 0 0 0 0। अरे सर ये तो मैट्रिक्स हमारा नॉन जीरो मैट्रिक्स था, लेकिन उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया? जीरो मैट्रिक्स। तो याद रखना ये प्रॉपर्टी, गलती से ये मत सोचना कि हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं अगर वो नॉन जीरो हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन जीरो नहीं हो सकता। नॉर्मल अलजेब्रा में तो ही होता था कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, अगर वो नॉन जीरो हैं तो डेफिनेटली उसका मल्टीप्लीकेशन जीरो नहीं होता था, लेकिन यहां पे मैट्रिक्स है, राइट? तो जितनी बातें अभी तक हमने की है उतनी सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, और फिर हम चर्चा करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन के और बाकी बची हुई चीजों को। सेकेंड वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में, पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर जो इंट्रोडक्शन की जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें कवर कर ली जाएं, ताकि आपको जितने भी प्रॉब्लम्स लगाने हैं, चाहे वो एनसीईआरटी से लगा रहे हो, एग्जाम्पल से लगा रहे हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लगा रहे हो, वहां पे आपको दिक्कत नहीं आए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।